हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे नीट 13 का DT05 पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन है आपको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। द परसेंटेज ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड इफ इक्विलिब्रियम वर टू बी एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द हेबर प्रोसेस इज प्लॉटेड अगेंस्ट द ऑपरेटिंग प्रेशर फॉर टू टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस एंड 500 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द टू प्रोसेस। तो पहले तो हम यहाँ पे रिएक्शन की बात करें, हमें देखिए यहाँ पे दो ग्राफ गिवन है, चार ग्राफ गिवन है परसेंटेज ऑफ अमोनिया और प्रेशर का। तो एक में यहाँ पर इंक्रीजिंग, यहाँ पर अमोनिया इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, और यहाँ पर बाकी दो में डिक्रीज हो रहा है। तो पहले तो हम देखें यहाँ पर कि आपको कौन सा वाला ग्राफ लेना है, ये वाला ग्राफ लेना है या ये वाला ग्राफ लेना है। ठीक है, टेम्परेचर की बात हम बाद में कर देंगे। तो पहले तो हम इन दोनों में, चारों में से स्पेसिफाई कर दें कि प्रेशर के अकॉर्डिंग यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे चेंज हो रहा होगा। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है अमोनिया का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, परसेंटेज ऑफ अमोनिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये क्या बता रहा है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम डिक्रीज हो रहा है। तो उसके लिए अगर हम रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन क्या होती है, N2 प्लस 3H2 क्या बनता है, 2NH3, राइट। जो ये रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, एंडो या एक्सोथर्मिक, राइट। अब देखिए यहाँ पर ली चैटले प्रिंसिपल क्या बोलता है कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिधर प्रेशर को मिनिमाइज किया जा सके या कम किया जा सके। तो ये वो किस तरफ शिफ्ट होगी, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इधर गैसेस मोल्स कितने हैं, 4 मोल, इधर गैसेस मोल्स कितने हैं, 2 मोल। तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर जाएगी, जिधर गैसेस मोल्स कम हो रहे हो। यानी अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहाँ आनी चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आनी चाहिए। यानी परसेंटेज ऑफ अमोनिया क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे ये दो ग्राफ क्या बता रहे हैं कि प्रेशर बढ़ने के साथ साथ परसेंटेज ऑफ अमोनिया क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट। तो ये दोनों ग्राफ तो क्या होंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, राइट। अब हमें इन दो ग्राफ पर फोकस करना है। अब उसमें भी यहाँ पर टेम्परेचर के बेसिस पर ये लोअर टेम्परेचर वाला ग्राफ है, ये हायर टेम्परेचर, और ये हायर एंड लोअर, ठीक है। अब प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है, यानी प्रोसेस को प्रोसीड होने के लिए हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लो टेम्परेचर पे प्रोसेस ज्यादा अमोनिया बना रहा होगा। तो अब आपको देखना है कि लो टेम्परेचर पे अमोनिया किसमें ज्यादा बन रहा है, ये 400 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पर अगर आप परसेंटेज ऑफ अमोनिया देख लें सेम प्रेशर पे, तो किसमें ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, 400 पर। तो बिकॉज प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर पे ये ज्यादा अमोनिया बना रहा होगा। तो कौन सा वाला ग्राफ सही होना चाहिए, फर्स्ट वाला ग्राफ सही होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, बोला है आपको if Z is the compressibility factor then van der Waals gas equation at high pressure। आपको चार यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, तो हाई प्रेशर पे कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है। तो अगर हम जनरल बात करें कि यहाँ पर अगर आपने Z का प्रेशर के साथ ग्राफ ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, लो प्रेशर पे Z का वैल्यू लेस देन 1 होता है और हाई प्रेशर पे Z का वैल्यू मोर देन 1 होता है। एट लो प्रेशर Z is less than 1, एट हाई प्रेशर Z is greater than 1, राइट। तो यहाँ पे अगर हम हाई प्रेशर की बात करें, आपको पूछा है हाई प्रेशर पे, तो Z का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो जो लेस देन 1 होंगे वो दो ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ तो इनकरेक्ट होने वाला है। अब सेकंड एंड फोर्थ में कौन सा वाला करेक्ट है उसकी हम बात करें कि पहले हम बात करें लो प्रेशर पे, सॉरी यहाँ पे हम हाई प्रेशर की पहले बात करते हैं क्योंकि हाई प्रेशर का आपको बात करना है। हाई प्रेशर पर तो यहाँ पे लो प्रेशर पे क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होते हैं, हाई प्रेशर पे क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होते हैं। यानी ए क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। एट हाई प्रेशर हम क्या बोलते हैं, ए इज नेग्लिजिबल। अट्रैक्टिव टेंडेंसी क्या होती है, नेग्लिजिबल। तो अगर हम van der Waals इक्वेशन की बात करें क्या होता है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। 1 मोल के लिए हम बात कर रहे हैं, V माइनस बी इक्वल टू RT। तो हम क्या कर देंगे, ए को नेग्लिजिबल कर देंगे, तो बचा गया यहाँ पे P इंटू वी माइनस बी इक्वल टू RT। PV अंदर मल्टीप्लाई कीजिए P से, PV इक्वल टू सॉरी PV माइनस PV इक्वल टू RT। RT से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, PV अपॉन RT माइनस PV अपॉन RT इक्वल टू 1। तो ये Z क्या होता है, PV अपॉन RT के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं, कितना हो जाएगा, 1 प्लस PV अपॉन RT, राइट। तो Z का वैल्यू हाई प्रेशर पे क्या मिलेगा, 1 प्लस PV अपॉन RT। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है
56 ग्राम of dinitrogen and 96 ग्राम of dioxygen are mixed isothermally at a total pressure of 10 atm. The partial pressure of oxygen and nitrogen are respectively. आपको यहाँ पे इनके बीच में रिएक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, कितने एक्सटेंट तक रिएक्शन होगी वो भी कुछ स्पेसिफाई नहीं है, तो आप क्या कंसिडर करेंगे कि ये दोनों रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या गिवन है, N2 कितना 56 ग्राम और O2 कितना गिवन है 96 ग्राम। अगर हम मोल्स की बात करें, मोल्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 56/2 28 मींस 2 मोल, और ये कितना होगा 96 अपॉन मोलर मास ऑफ O2 कितना होता है 32, तो ये कितना होगा 3 मोल। ठीक है, अब आप क्या बोलते हैं पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर N2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू P टोटल, राइट। दो ही गैस है, हम एक का पार्शियल प्रेशर निकाल लें, टोटल में से उसको माइनस कर देंगे तो दूसरे का पार्शियल प्रेशर आपको मिल जाएगा। आपको पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो यहाँ पे हम पहले ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं क्योंकि पहले ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो आपको आंसर भी वैसे ही सेलेक्ट करना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू P टोटल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 मींस मोल्स ऑफ O2 अपॉन टोटल मोल कितने हैं 3 + 2 5 इनटू P टोटल कितना गिवन है आपको 10 atm, तो ये कितना होगा 4 atm। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर 4 atm है तो N2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा 6 atm। तो 4 ऑप्शन गिवन है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर रेस्पेक्टिवली, सॉरी ये हम उल्टा कर चुके हैं, ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं यहाँ पे 3 मोल अपॉन 3/5, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा 6 atm और N2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा 4 atm, राइट। तो आंसर कौन सा वाला करेक्ट होगा, फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, गिवन आपको अ मिक्सचर ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 एंड 200 ml ऑफ 1/4 मोलर ऑफ H3PO3, बेसिसिटी आपको 2 दे रखा है, वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय x ग्राम ऑफ NaOH, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। अब आपको NaOH का मास यहाँ पे बताना है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब NaOH का मास आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पर आपको दे रखा है H2SO4 और H3PO4। अब H2SO4 और H3PO4 क्या है, एसिड है, और NaOH क्या है, बेस है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना बेस रिक्वायर्ड होगा वो आप कैसे देख सकते हैं, मोल्स के बेसिस पर। तो जितने मोल्स ऑफ H+ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे उतने ही मोल्स ऑफ OH- आपको मिलाने पड़ेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ H+ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, H2SO4 कितना 4.9 ग्राम एंड H3PO3 दे रखा है 1/4 मोलर एंड 200 ml, राइट। तो पहले हम H2SO4 से बात करें, H2SO4 के कितने मोल्स होंगे, यहाँ पर मोल्स ऑफ H2SO4 मास अपॉन मोलर मास के बेसिस पे, मोलर मास कितना होता है 98, तो ये कितना मिल जाएगा 1/20 मोलर ऑफ H2SO4 आपको मिलेगा। तो जब H2SO4 डिसोशिएट होगा तो कितना 2H प्लस SO4 2- प्रोड्यूस होने वाला है। तो अगर ये 1/20 मोलर है तो इससे कितना बनेगा, इसका डबल यानी 1/10 मोलर, सॉरी 1/20 मोल्स। तो अगर ये 1/20 मोल्स है तो यहाँ पे कितना H+ बनेगा, इससे 1/10 मोल्स ये बनने वाला है, राइट। तो आपको यहाँ पे H2SO4 से इतने मोल्स ऑफ H+ मिले। अब हम H3PO3 की बात करें, H3PO3 के कितने मोल्स होंगे, मोलरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पे मोलरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो आप मोल्स निकाल सकते हैं। अगर ये वॉल्यूम लीटर में लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मोल्स मिलेगा। यहाँ पे हमने मोल्स निकाले हैं तो यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, मोल्स ही निकालेंगे, मिलीमोल्स नहीं निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ H3PO3 कितना हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो मोलरिटी कितना है 1/4 इंटू वॉल्यूम कितना है 200 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है 1000 ml, राइट। तो कितना हो जाएगा, कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 1/20 मोल, राइट। अब H3PO3 जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा 2H प्लस HPO3 माइनस, तो ये कितना मोल है 1/20 मोल। बोला है बेसिसिटी 2 था, बेसिसिटी 2 होने का मींस इससे कितना H+ प्रोड्यूस होगा 2। तो जब ये डिसोशिएट होगा तो कितना बनेगा, इसका डबल 1/10 मोल H+, राइट। तो H2SO4 से कितना H+ मिला 1/10 मोल, यहाँ पे H3PO3 से कितना H+ मिला 1/10 मोल। टोटल H+, टोटल मोल्स ऑफ H+ फ्रॉम 2 एसिड कितना होगा 1/10 प्लस
1/10 मीन्स 1/5 मोल, राइट। तो ये आपको मिल गया है सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ H प्लस रहेगा। अब जितना मोल्स ऑफ H प्लस रहेगा उतने ही मोल्स ऑफ OH माइनस रिक्वायर्ड रहेंगे फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1/5 मोल H प्लस 1/5 मोल OH माइनस रिक्वायर्ड, राइट। अब ये 1/5 मोल ऑफ OH माइनस कहां से आएंगे? NaOH से। तो NaOH से कितना OH माइनस मिलेगा? एक ही मिलेगा। तो जितने OH माइनस रिक्वायर्ड होंगे उतने ही तो NaOH रिक्वायर्ड होंगे, यानी 1/5 मोल NaOH रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट आपके माइंड में ये आ सकता है कि ये H3PO3 तो वीक एसिड होता है, फिर हमने इसको पूरा डिसोशिएट क्यों कर दिया? अब बेटा आपको अल्फा तो गिवन है नहीं, अल्फा गिवन नहीं, तो आप क्या कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो गए, सॉरी कंप्लीटली डिसोशिएट हो गए, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा होगा, क्योंकि आप इसमें NaOH मिलाते जाएंगे तो इसका H प्लस खत्म होता जाएगा ना, तो इसका H प्लस खत्म होता जाएगा तो ये बनाता जाएगा, राइट। तो आपको कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको 100% न्यूट्रलाइज सॉरी डिसोशिएट कर दिया। अब NaOH कितना रिक्वायर्ड है? 1/5 मोल। अब आप क्या बोलते हैं, मोल्स क्या होता है यहाँ पर? मास अपॉन मोलर मास। आपसे मास ही पूछा गया है, तो 1/5 मास क्या होगा? x ग्राम मास है, अपॉन मोलर मास कितना होता है? 40, तो x कितना मिल जाए आपको? 8 ग्राम। तो आपका आंसर कौन सा वाला करेक्ट होगा? 8 ग्राम NaOH वाला, जो कहा कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, if the mole fraction of solute in an aqueous solution is 0.2 then the molality of the solution will be। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है और मोलैलिटी पूछा है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इक्वल टू x1 इंटू 1000 अपॉन x2 इंटू m2। यहाँ पर x1 क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, x2 क्या होता है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एंड m2 क्या होता है? ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? तो x1 क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, x2 क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और m2 क्या होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वैल्यू पुट कीजिए, आपको बताना है मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.2 इंटू 1000 अपॉन टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है? ये हमेशा 1 के बराबर, तो एक का 0.2 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 0.8 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोला है? सॉल्वेंट एक्वस सॉल्यूशन बोला है, यानी सॉल्वेंट क्या होगा यहाँ पे? वाटर। अगर आपको कोई दूसरा सॉल्वेंट स्पेसिफाई नहीं हो तो आप हमेशा वाटर को ही सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे मोलर मास किसका पुट करना है आपको? वाटर का पुट करना है। तो ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 1000/4 कितना? 250/18, तो मिल जाएगा आपको 13.8 मोलर, राइट। तो बिल्कुल इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। गिवन आपको हाइपोथेटिकल रिएक्शन गिवन है, उसके लिए 4 रिएक्शन गिवन है, A से B, B से C, C से D, D से E, K1, K2, K3, K4 का वैल्यू आपको गिवन है, और आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ K फॉर A to E। A से E के लिए आपको बताना है A कहां पर है? यहाँ पर, और E कहां पर है? यहाँ पर। इन दोनों के बीच का, इसको हटा दें, इन दोनों के लिए आपको K का वैल्यू बताना है, तो इन दोनों के लिए K का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्लस करें और इसको भी प्लस करें, राइट, तो ये आपको रिएक्टेंट साइड चाहिए था, ये प्रोडक्ट साइड चाहिए था, ये मिल गया। अब D यहाँ पर है और B यहाँ पर, इनको हटाना है, तो इसको भी हम प्लस करें तो B से B क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको भी प्लस करें तो C से C और D से D कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A to A के लिए E क्या बनेगा? यहाँ पर इसका K क्या होगा? यहाँ पर E अपॉन A, एक्टिव मास ऑफ E अपॉन एक्टिव मास ऑफ A, राइट। तो अब इनके बीच में K का क्या रिलेशन मिला? आपने पढ़ा होगा कि अगर आप रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो उनके K क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वो कैसे हुआ होगा? तो अगर आप यहाँ पे K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 कर देते हैं, राइट, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। तो आपको इनसे ये कैलकुलेट करना है, तो K1 को आप क्या ले सकते हैं? B अपॉन A भी ले सकते हैं, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट,
K2 को क्या लिख सकते हैं, C/B लिख सकते हैं, K3 को क्या लिख सकते हैं, D/C लिख सकते हैं, और K4 को क्या लिख सकते हैं, E/D लिख सकते हैं। तो अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करें तो फाइनली E/A बचना चाहिए। चेक करते हैं क्या बचता है क्या। तो K1 कितना है, B/A इंटू C/B इंटू D/C इंटू E/D। तो यहाँ पर D से D, C से C, B से B कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, E/A बचा। यानी अगर आप किसी रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं तो उनके K क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 10, तो सॉरी इंटू 4, तो क्या मिल जाए आपको यहाँ पर 240। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, बोला गया है द रिएक्शन A प्लस B से बन रहा है C गैस प्लस D गैस। The reaction is studied in 1 liter vessel at 250 Kelvin. The initial concentration of A was 3N and that of B was N. तो A का कंसंट्रेशन इनिशियल दे रखा है, B का इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है। तो A का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, 3N, और B का कितना है, N। ठीक है, कब, इनिशियली t इक्वल टू 0 पर। अब बोला है when equilibrium was attained, equilibrium concentration of C found to be equal to the equilibrium concentration of B, then what is the concentration of D at equilibrium। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला है कि यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम आएगा तो किसका कंसंट्रेशन बराबर हो गया, C और B का। तो यहाँ पे हम बात करें जब इक्विलिब्रियम आया होगा तो 3N में से क्या कुछ कम हुआ होगा, X। 1:1 का रेशियो है, अगर 3N में से X कम हुआ है तो 1:1 के अकॉर्डिंग N में से भी कितना कम होगा, X ही कम होगा। 1:1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा, X, और D भी कितना होगा, X। अब बोला है एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C और कंसंट्रेशन ऑफ B क्या है, आपस में बराबर है, राइट। तो कंसंट्रेशन ऑफ C क्या है, X है, B क्या है, N माइनस X है। X को इधर भेज दें 2X इक्वल टू N, तो X क्या हो जाएगा, N/2। तो आपसे पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, N/2 के बराबर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तो फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, गिवन है आपको रिएक्शन में बोला गया है H2 प्लस I2 की रिएक्शन से 2HI बन रहा है, गैसियस फॉर्म में है सभी कंपोनेंट। Kc बोला है यहाँ पर 66.9 एट 350 डिग्री सेल्सियस, और बोला है Kc2 50 एट 448 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा है रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक, आपको एंथैल्पी का साइन गिवन है, राइट। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हुआ, 350 पे 66.9 था, 448 पे 50 हो गया। तो आपने 350 से टेम्परेचर क्या किया, बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर K का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ, ये चेक करिए। टेम्परेचर बढ़ाने पर K का वैल्यू डिक्रीज हो गया है, इसका मींस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K का वैल्यू कम होगा। K का वैल्यू कम होने का मींस क्या होता है, K क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो। K क्या होगा यहाँ पर, एक्टिव मास ऑफ HI स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2। तो K का वैल्यू यहाँ पर अगर कम हो रहा है तो इसका मींस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो रिएक्शन को फॉरवर्ड में आने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मींस रिएक्शन कैसी रही होगी, एक्सोथर्मिक रही होगी। तो इसका डेल्टा H कैसा होगा, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन गिवन है, डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा H नेगेटिव, थर्ड ऑप्शन गिवन है डेल्टा H 0, एंड डी ऑप्शन गिवन है साइन कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो रिएक्शन कैसी होगी, ये एक्सोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक होगी। तो यहाँ पर डेल्टा H का वैल्यू कैसा होगा, नेगेटिव होता है, राइट। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, रिएक्शन आपको गिवन है फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन
NH2COONH4 अमोनियम कार्बामेट सॉलिड से बन रहा है अमोनिया गैसियस प्लस CO गैसियस। Kp का वैल्यू आपको गिवन है 108 atm cube। The total pressure of gas at equilibrium when 1 mole of ammonium carbamide was taken to start with would be। तो आपको पूछा है यहाँ पर टोटल प्रेशर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जब आपने अमोनियम कार्बामेट लिया था तो अमोनियम कार्बामेट क्या होगा, डिसोशिएट होगा। इनिशियली यहाँ पे अमोनियम कार्बामेट ही प्रेजेंट है, आपको बोला नहीं है ऐसा कि इनिशियली कुछ अमोनिया था या इनिशियली कुछ मोल्स ऑफ CO था। इनिशियली अमोनियम कार्बामेट जब डिसोशिएट होगा तो जितना मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा और जितना मोल्स ऑफ CO प्रोड्यूस होगा उनका रेशियो क्या होगा, 2:1 का ही होगा। जितना मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा और CO प्रोड्यूस होगा उनका रेशियो क्या होगा, स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग 2:1 का होगा। अभी ये तो अमोनियम कार्बामेट तो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, तो इसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, 0। जब ये डिसोशिएट होगा तो यहाँ पे अमोनिया के कुछ मोल्स और CO के कुछ मोल्स प्रोड्यूस होंगे बट 2:1 के रेशियो में। तो इनके मोल्स का रेशियो 2:1 होगा तो प्रेशर का रेशियो भी क्या होगा, 2:1 होगा। अगर इसकी वजह से प्रेशर P है तो इसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, 2P होगा, राइट। अब हम यहाँ पे Kp की बात करें, Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 क्या है, 2P है, 2P स्क्वायर इनटू P, तो ये कितना होगा यहाँ पर 4P क्यूब, किसके बराबर, 108 के बराबर। Kp का वैल्यू आपको गिवन है तो P क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पर 27 के बराबर, तो P आपको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, राइट। अब आप P टोटल की बात करें, P टोटल किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। NH3 का कितना है, 2P प्लस P यानी 3P, P का वैल्यू 3 है तो कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर 9 atm यहाँ पर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 आपको गिवन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन इज 10⁻³ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपको गिवन है। रिएक्शन है आपको HPO4 2- प्लस SCO3- से H2PO4- और CO3 2- बन रहा है। K का वैल्यू 10⁻³ गिवन है। आपको पूछा है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, राइट। अभी पहले हम बात करें यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस है वो ब्रोंस्टेन लॉरी कॉन्सेप्ट वाला है, तो वहां पर ब्रोंस्टेन बेस कौन होता है जो H+ को एक्सेप्ट कर सकता हो। तो पहले तो हम रिएक्शन में देखें कि कौन कौन H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर HPO4 2- और HCO3- की रिएक्शन से क्या बना, H2PO4-, तो मींस इसने क्या किया होगा, H+ को एक्सेप्ट किया गया होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पर बेस होगा, ठीक है। और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बैकवर्ड एक्शन में बात करें तो बैकवर्ड एक्शन में क्या हुआ, यहाँ पे H2PO4- और CO3 2- की रिएक्शन हो रही है और ये दोनों बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, H2PO4- क्या कर रहा है, H+ लूज कर रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ये बेस है तो इसका ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड, और ये एसिड है तो ये कौन सा होगा, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस कौन होगा। हम यहाँ पे बात करें कि बेस कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके लिए हम रिएक्शन के K की वैल्यू की बात करें। आपको बताया गया है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अगर K का वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा होता है, अगर K का वैल्यू हाई हुआ तो K क्या होता है, सिंपली प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो, राइट। तो अगर K का वैल्यू हाई हुआ तो इसका मींस प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, मींस रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन में ज्यादा मूव कर रही है। और अगर K का वैल्यू कम हुआ तो इसका मींस रिएक्शन में प्रोडक्ट का वैल्यू कम है, प्रोडक्ट कम बन रहा है, रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पे K का वैल्यू क्या है, 10⁻³ है, मींस रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन में क्या कर रही है, कम जा रही है, कम जा रही है। इसका मींस यहाँ पर ये इसके H+ गेन करने की टेंडेंसी कम है और इसके H+ लूज करने की टेंडेंसी कम है, ये कम बन रहा है, इसका मींस यही तो होगा। K का वैल्यू अगर कम है तो इसका मींस ये कम बन रहे हैं, ये कम बन रहे मींस ये एज अ बेस कम बिहेव कर रहा है और ये एज अ एसिड कम बिहेव कर रहा है। अगर हम इसकी बैकवर्ड रिएक्शन ले लें, बैकवर्ड रिएक्शन मींस CO3 2- प्लस H2PO4- क्या बन जाएगा इससे, HPO4 2- प्लस SCO3-। अगर आप रिएक्शन को बैकवर्ड कर देते हैं तो यहाँ पे K क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है, यानी अब इसका K क्या होगा, 10⁻³। अब इसका K 10⁻³ है, अगेन K क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, यानी रिएक्टेंट कम है। अब इस रिएक्शन में हम बात करें, यहाँ पे ये H2PO4- क्या कर रहा है, एज अ एसिड बिहेव कर रहा है,
इसने H+ लूज किया और ये एज अ बेस बिहेव कर रहा है। तो आपको पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा, यहाँ पे बेस कौन हो सकता है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब आप दोनों में से इजीली यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसने H+ गेन करने की इसकी टेंडेंसी ज्यादा, जितनी ज्यादा होगी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा होगा। CO3 के H+ गेन करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा हो रहा होगा। तो यहाँ पे K का वैल्यू हाई है, इसका मींस प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा, मींस ये H+ को ज्यादा गेन कर रहा होगा, राइट। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एज अ स्ट्रॉन्ग बेस ये बिहेव कर रहा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 11th की बात करें। 11th आपको गिवन है एट सर्टेन टेम्परेचर KW आपको गिवन है 4 × 10⁻14 which of the following is incorrect for pure water at the given temperature। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है इनकरेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट गिवन है pH = 6.7 एंड वाटर इज एसिडिक। तो यहाँ पे हम बात करें ये किस पे दे रखा है, आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दे रखा है KW। तो हम क्या बोलते हैं फॉर प्योर वाटर, जब वाटर डिसोशिएट होता है तो क्या बनता है H+ एंड OH-, राइट। तो आप क्या बोलते हैं प्योर वाटर में H+ का कंसंट्रेशन क्या होता है, OH- के कंसंट्रेशन के बराबर होता है। और एक दूसरी बात H+ और OH- का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, यहाँ पे KW के बराबर, राइट। या फिर pH + POH का वैल्यू किसके बराबर होता है, PKW के बराबर, राइट। अभी हम PKW निकालना चाहें तो PKW क्या होगा यहाँ पर 14 - 0.6 यानी log 4 प्लस log 10 सॉरी माइनस log 4 माइनस log 10⁻14 नेगेटिव लॉग लेंगे ना तो 14 - 0.6 कितना मिल जाएगा, ये 13.4, राइट। तो pH + POH कितना होगा 13.4। ठीक है, अब हम इन न्यूट्रल वाटर की बात करें। इन न्यूट्रल वाटर H+ का वैल्यू क्या होगा OH- के बराबर न्यूट्रल वाटर में, यानी pH और POH क्या होंगे, pH और POH क्या होंगे बराबर होंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं pH की जगह POH पुट कर दो या POH की जगह pH पुट कर दो, एक ही बात है। तो 2pH किसके बराबर होगा यहाँ पे 13.4, तो pH कितना होगा यहाँ पे 6.7। ये किस कंडीशन में, जब वाटर न्यूट्रल है। तो अगर न्यूट्रल है तो pH कितना होना चाहिए 6.7। तो आपको बोला है फर्स्ट pH = 6.7 एंड वाटर इज एसिडिक। वाटर एसिडिक नहीं होगा, कैसा होगा न्यूट्रल होगा। तो आपको इनकरेक्ट पूछा था तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड बोला है pH 6.7 एंड वाटर इज न्यूट्रल। 6.7 है तो वाटर क्या होगा न्यूट्रल होगा, बिल्कुल सही है। थर्ड बोला है POH, अगर pH 6.7 है तो POH भी क्या होगा न्यूट्रल वाटर के लिए 6.7, राइट। बोला है थर्ड ऑप्शन pOH 6.7 एंड वाटर इज न्यूट्रल, बिल्कुल सही है। pH + POH का सम क्या होगा, pH + POH 13.4, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या होगा करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। बोला गया है आपको 4 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन ऑफ pH2 is mixed with 6 ml of NaOH solution of pH12, what would be the final pH of solution। log 2 का वैल्यू 0.3 आपको गिवन है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दिया है 4 ml HCl pH2 एंड 6 ml NaOH pH12। अभी जो केस है क्या है एसिड बेस कॉम्बिनेशन का, एसिड में बेस को मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा। तो अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन करना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन में एसिड से कितना H+ मिल रहा है, बेस से कितना OH- मिल रहा है। तो अभी हम यहाँ पे एसिड की बात करें, एसिड HCl कितना pH कितना है 2, यानी H+ कितना रहा होगा 10⁻² मोलर, राइट। वॉल्यूम कितना है HCl का 4 ml। ठीक है, नेगेटिव लॉग से हमने ये बात करी एंटी लॉग लेके। सेकेंड हम बात करें NaOH, इसका pH कितना है 12, यानी H+ कितना होगा 10⁻² मोलर। अब NaOH से हमें क्या लेना है OH- लेना है, तो H+ इंटू OH- टेम्परेचर का कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो आप यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस मान के यहाँ पे बात करेंगे कि KW कितना होगा 10⁻14। तो OH- आपको NaOH से कितना मिलेगा यहाँ पर
10⁻14 अपॉन 10⁻12 यानी 10⁻2 मोलर। तो ये क्या होगा, आपको OH माइनस मिल जाएगा, राइट। वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको इन्हें इसका 6 ml, राइट। तो यहां से हम क्या करें, मिलीमोल ऑफ H प्लस देख लें। मिलीमोल ऑफ H प्लस क्या होगा, M इंटू वी के बराबर। मोलेटिटी क्या होता है, मोल्स अपन वॉल्यूम, तो मोल्स क्या होगा, मोलेटी इंटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ml में होगा तो क्या मिल जाएगा, मिलीमोल। तो मिलीमोल क्या होगा, 4 इंटू 10⁻²। और यहाँ पे मिलीमोल ऑफ OH माइनस कितना हो जाएगा, M इंटू वी से 6 इंटू 10⁻² मिलीमोल। ठीक है, अब आप खुद से देख के बता सकते हैं सॉल्यूशन में एसिड से मिलने वाले H प्लस ज्यादा होंगे या बेस से मिलने वाले OH माइनस ज्यादा। एसिड से कितने मिलीमोल ऑफ H प्लस मिल रहा है, 4 इंटू 10⁻²। बेस से कितना OH माइनस मिल रहा है, 6 इंटू 10⁻² मिलीमोल। तो रिमेनिंग मिलीमोल ऑफ OH माइनस कितना होगा, यहाँ पे मोल्स ऑफ OH माइनस माइनस मोल्स ऑफ H प्लस, यानी मोल्स ऑफ OH माइनस मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस कितना है, 6 इंटू 10⁻² माइनस 4 इंटू 10⁻² मीन्स 2 इंटू 10⁻² मिलीमोल ऑफ OH माइनस। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 10⁻² मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये मिलीमोल है तो वॉल्यूम किस में लेंगे, ml में, राइट। सही कर रहे हैं क्या कैलकुलेशन। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻² अपॉन 10। देन ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 10⁻3, राइट। OH माइनस की कंसंट्रेशन मिल गई, राइट। यहां से आप POH निकाल लीजिए। POH क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस मीन्स नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻³ मीन्स नेगेटिव लॉग ऑफ 2, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ माइनस 3 आगे आ जाएगा तो 3 माइनस लॉग 2 0.3। तो कितना, POH 2.7। तो आंसर क्या हो जाएगा POH का 2.7। आपको पूछा क्या गया है pH, तो pH क्या होगा 14 माइनस POH मीन्स 14 माइनस 2.7 मीन्स कितना हो जाएगा 11.3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 11.3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको यहाँ पे 4 ग्राफ गिवन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको ग्राफ गिवन है किसके बीच में, 1/n dn/du, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का वेलोसिटी के साथ ग्राफ गिवन है। तो ये बिल्कुल इजी ग्राफ है और आपके नोट से ही ये क्वेश्चन बिल्कुल उठा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एवरेज, एमपीएच और आरएमएस के बीच में अगर रिलेशन पता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप इजीली बता सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे बात करें यू आरएमएस, फॉर्मूला क्या है, √3RT अपॉन कैपिटल एम। यू एवरेज फॉर्मूला क्या है, √8RT अपॉन पाई एम। एंड यू एमपीएस क्या होता है, √2RT अपॉन कैपिटल एम। तो अगर हम तीनों को कंपेयर करें, यहाँ पे RT अपॉन एम, RT अपॉन एम, RT अपॉन एम तीनों में कॉमन है, तो यू आरएमएस इज टू यू एवरेज इज टू यू एमपीएस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, √3 इज टू √8 अपॉन पाई एंड √8 अपॉन पाई क्या होगा, लगभग पाई का वैल्यू क्या होगा 3 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो √2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, यू आरएमएस, यू एवरेज एंड देन यू एमपीएस, राइट। ये रिलेशन इनके बीच में रहेगा। अब हम यू एमपीएस की बात करें, यू एमपीएस क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है वही हम क्या बोलते हैं, यू एमपीएस, यानी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल ये वाली स्पीड यहाँ पर रखते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, यू एमपीएस, राइट। तो पहले तो ये वाला ऑर्डर होना चाहिए, इंक्रीजिंग में आरएमएस, देन एवरेज, देन एमपीएस। तो एक ये ग्राफ आपको सोचना है, देन आरएमएस, एमपीएस, आरएमएस, एवरेज, सॉरी यहाँ पर आरएमएस, देन एवरेज, देन एमपीएस। तो ये इनकरेक्ट ग्राफ है। नेक्स्ट थर्ड, आरएमएस, एवरेज, एमपीएस, ये ऑर्डर भी इनकरेक्ट हो गया। आरएमएस, एवरेज और एमपीएस, ये वाला ग्राफ। तो दो ग्राफ आपके सोचने लायक हैं। अब इसमें आपको पॉइंट क्या देखना है कि जो एमपीएस होती है वो क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड,
यानी मैक्सिमम परसेंटेज मॉलिक्यूल ये वाली स्पीड रखते हैं। तो ये क्या है परसेंटेज, तो एमपी यहाँ पे परसेंटेज मैक्सिमम कौन सा वाला, ये वाला, इसमें एमपीएस कौन सा शो कर रखा है, ये वाला। तो क्या है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो ये पीक मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो पीक पे जो वेलोसिटी आपको मिल रही होगी यानी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होनी चाहिए, एमपीएस। तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी वो एमपीएस। तो ये वाला क्या है करेक्ट है। देन फिर क्या होना चाहिए, एवरेज, देन आरएमएस। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। गिवन आपको कंसीडर द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन गिवन है 2SO2 प्लस O2 की रिएक्शन से क्या बन रहा है, 2SO3 बन रहा है। डेल्टा एच क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा एच गिवन आपको -198 किलो जूल। तो डेल्टा एच नेगेटिव मींस रिएक्शन कैसी होगी, ये एक्सोथर्मिक, राइट, यानी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी। अब बोला है ऑन द बेसिस ऑफ लीच-एटेल प्रिंसिपल द कंडीशन फेवर्ड फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपको बताना है। तो फर्स्ट गिवन है लोअरिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो लीच-एटेल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर आप रिएक्शन में कुछ भी चेंज करते हैं तो रिएक्शन उस चेंज को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। तो प्रेशर के बेसिस पे बात करें कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जिधर प्रेशर कम हो रहा हो, मींस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम हो रहे हो। तो यहाँ पे कितने गैसेस मोल्स है 3, इधर कितने गैसेस मोल्स है 2। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या करना चाहिए, मोल्स को कम करना चाहिए, यानी फॉरवर्ड में जाएगी। तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड, राइट। और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी, ठीक है। तो फॉरवर्ड में शिफ्ट करने के लिए आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, फर्स्ट लॉवरिंग द टेम्परेचर इंक्रीजिंग द प्रेशर, लॉवरिंग द टेम्परेचर इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। सेकंड बोला है एनी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कुछ भी प्रेशर टेम्परेचर यहाँ पे नहीं लगा सकते, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट हो रही होगी। थर्ड बोला है लॉवरिंग ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, टेम्परेचर लो कर देंगे तो फॉरवर्ड में शिफ्ट होगी, बट लो प्रेशर करने पर रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड में। लो प्रेशर करने पर रिएक्शन क्या करना चाहिए, प्रेशर को बढ़ाना चाहिए। तो लो प्रेशर पे रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी। तो दोनों फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी। फोर्थ बोला है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एज वेल प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन जरूर फॉरवर्ड में आएगी, बट टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहां चली जाएगी, बैकवर्ड में चली जाएगी। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, केवल एक ही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपको बोला गया है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डिसोशिएट एट द फॉलो इन द क्लोज रिएक्शन वेसल। तो रिएक्शन आपको गिवन है PCl5 गैसियस से डिसोशिएट हो रहा है किसमें, PCl3 गैसियस प्लस Cl2 gaseous, right? If total pressure at equilibrium of the reaction mixture is P and degree of dissociation of PCl5 is X, then partial pressure of PCl3, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको पार्शियल प्रेशर बताना है। तो पार्शियल प्रेशर आप कैसे बता सकते हैं, मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल से। P टोटल आपको गिवन है तो इनिशियली हम क्या कंसीडर करें, T इक्वल टू 0 पर यहाँ पे PCl5 के कितने मोल्स हैं, A मोल, राइट। अब A में से कितना कम होगा, A अल्फा, अल्फा क्या बोला है इन्होंने, X बोला है, 1:1 का रेशियो है। तो अगर 1 मोल होता है तो 1 मोल प्रोड्यूस होता, X मोल यहाँ पर कम हो रहे हैं तो कितना प्रोड्यूस होंगे, X मोल कम होंगे। 1:1 का रेशियो तो ये भी कितना होगा, X मोल हो जाएगा, राइट। टोटल मोल की बात करें, दिस प्लस दी, तो ये क्या होगा, A माइनस AX प्लस AX प्लस AX, तो X से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, A प्लस X। आपको किसका यहाँ पे पार्शियल प्रेशर पूछा है, PCl3 का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 क्या हो जाएगा, AX अपॉन A प्लस AX, A को लेके कैंसिल आउट कर देंगे, X अपॉन 1 प्लस X। तो ये पार्शियल प्रेशर मिला, सॉरी मोल फ्रैक्शन मिला। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ से निकाल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इंटू P टोटल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 क्या होगा, X अपॉन 1 प्लस X इंटू P टोटल क्या है यहाँ पे P। तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। गिवन आपको प्लॉट ऑफ log K वर्सेस इनवर्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। log K बोल दीजिए, ln K बोल दीजिए, इनवर्स ऑफ टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन इज शोन इन द फिगर। तो आपको बोला है द रिएक्शन एंडो होगा, एक्सोथर्मिक होगा, वन विद नेग्लिजिबल एंथैल्पी, हाईली स्पॉन्टेनियस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो इसके लिए पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए, log K और 1/T के बीच में क्या होता है, क्या इक्वेशन है, log K इक्वल टू माइनस डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 RT प्लस डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303
आर। ये रिलेशन होता है यहाँ पे लॉग के और 1 टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। अब आपको ग्राफ किसके बीच में, लॉग के और 1/T के बीच में कैसा ग्राफ गिवन है, इस तरह का, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे रिलेशन बात करें लॉग के y एक्सिस पर mx प्लस सी, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट है क्या, नहीं है, इसका मीन्स ये वैल्यू क्या रहेगी, इसमें 0 हो जाएगा, राइट। तो y इक्वल टू mx प्लस सी, तो यहाँ पे डेल्टा ये क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर। अब जो डेल्टा एच नोट होता है यहाँ पर विद साइन पुट किया जाता है, इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, यानी ये ओवरऑल वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, इसका मींस डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो डेल्टा एच नेगेटिव किसके लिए होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, मींस ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। तो जो जिस रिएक्शन के लिए ग्राफ गिवन होगा वो ग्राफ कैसा होगा, वो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है आपको, 5 mole of SO2 and 5 mole of O2 are allowed to react to form SO3 in a closed vessel. At equilibrium stage 60% SO2 is used up. The total number of moles of SO2, O2 and SO3 in the vessel. तो टोटल मोल्स आपको बताने हैं। तो रिएक्शन की हम बात करें, क्या दे रखा है, SO2 और O2 रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, SO3 बना रहे हैं। तो रिएक्शन क्या होगा, SO2 प्लस हाफ O2 से क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा, ठीक है। बोला है SO2 के कितने मोल्स हैं, T इक्वल टू 0 पर 5 मोल SO2 के हैं एंड 5 मोल ही किसके हैं, O2 के हैं, राइट। बोला है 60% ऑफ SO2 इज यूज्ड अप, तो 60% SO2 यहाँ पर रिएक्ट हो रहा है, यानी डिग्री यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है इसका, 60% है, 60% यूज में हो रहा है। तो 5 मोल का कितना यूज में हो जाएगा, 5 मोल का 60% यानी 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो कितना हुआ, 5 माइनस कितना हो गया, 3, राइट। अब यहाँ पे रेशियो क्या है, 1:2 हाफ का रेशियो है, यानी जितने मोल्स इसके रिएक्ट होंगे उसके हाफ मोल इसके रिएक्ट होंगे। तो इसके 3 मोल रिएक्ट हो रहे हैं, तो 3 में से कितना रिएक्ट होगा, 3/2 यानी 1.5 मोल। 1:1 का रेशियो है, अगर 1 मोल यूज में हुआ तो 1 मोल प्रोड्यूस होगा, 3 मोल यूज में हुए तो 3 मोल प्रोड्यूस होंगे। तो रिमेनिंग मोल देखना यहाँ पे, रिमेनिंग कितना मोल है, 2 मोल ऑफ SO2 का है, ये 5 माइनस 1.5 3.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन का बचा है, और 3 मोल किसका प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर, SO3 का। तो टोटल मोल्स की हम बात करें, टोटल मोल्स यहाँ पर कितना होंगे रिएक्शन के बाद, 60% रिएक्शन के बाद 2 प्लस 3.5 प्लस 3 यानी कितना, 8.5, राइट। तो आपका आंसर करेक्ट 8.5 होगा, राइट। तो बच्चों आपके लिए फिजिकल में केवल इतना ही था, बाकी आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिस्कशन देखिएगा, राइट। Students, today we will discuss solution of organic chemistry part of paper DT06। तो देखिए पहला क्वेश्चन है स्टीरियोकेमिस्ट्री से पूछा गया है, पूरे पेपर में स्टीरियोकेमिस्ट्री ही है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर इनएंशियोमर। तो बच्चों इनएंशियोमर के लिए जो पेयर दिया है उसका मिरर इमेज होना जरूरी है। तो बच्चों अगर हम इसमें देखें, देखिए वर्टिकल लाइन दोनों में सेम है, ठीक है। तो हमें सिर्फ देखना है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इमेज बना रहा है या नहीं बना रहा है। बच्चों ये OH यहाँ इमेज बनाया, H अपनी इमेज बनाया, तो बच्चों ये मिरर इमेज हैं। तो जो मिरर इमेज होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, इनएंशियोमर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें आंसर मिला बच्चों 1। अगर हम दूसरे ऑप्शंस में भी देखें तो बच्चों इसको देखिए, अगर हम सेकंड को देखें तो बच्चों ये मिरर इमेज नहीं है। तो जो मिरर इमेज नहीं होते हैं वो डायास्टीरियोमर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों इसको देखिए, तो यहाँ पर ये दोनों भी मिरर इमेज नहीं है। देखिए बच्चों ये बिल्कुल मिरर इमेज नहीं है। जो मिरर इमेज ना हो वो क्या होते हैं बच्चों, डायास्टीरियोमर्स होते हैं। सेम चीज बच्चों यहाँ पर है, अगर आप देखें तो ये भी मिरर इमेज नहीं है। तो जो मिरर इमेज नहीं है वो क्या है बच्चों, डायास्टीरियोमर्स होते हैं, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो बच्चों टॉप के कायल सेंटर पर देखते हैं बच्चों अरेंजमेंट CH3HOH, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट है 4th ग्रुप का है बच्चों, उसमें से अटैच है H, OH एंड CH3। तो अगर हम प्रायोरिटी की बात करें बच्चों, तो प्रायोरिटी में नंबर 1 तो मिलेगा बच्चों इसको, क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। नंबर 2 बच्चों ये जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए तो हाइड्रोजन जुड़े हुए सभी, यहाँ ऑक्सीजन भी आ रहा है बच्चों, ये नंबर 2 हो जाएगा, और ये नंबर 3 और ये है नंबर 4, ठीक है। तो अब बच्चों आप देखिए नंबरिंग की बात करें अगर, तो ये 1 और ये बच्चों 2 और ये 3 और 4, ठीक है। तो अगर हम 1 2 3 4 की बात करें तो 1 2 3 इस तरीके से बच्चों ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, और
लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, उस केस में क्लॉकवाइज रोटेशन बच्चों देता है ऐसे कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सेंटर बच्चों आपको क्या है, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो 1s जो पहला सेंटर है, अगर हम इसकी बात करें तो 1s है बच्चों। तो ये चीज आपको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम टॉप से ही मानते हैं, अगर कहीं से नंबरिंग मेंशन ना करें तो हम इसको देखें, ये आपका 1 हो गया, ये सेकंड कायरल सेंटर है, तो हमें मिला बच्चों क्या, 1s। अब बच्चों हम सेकंड कायरल सेंटर की बात करते हैं। तो सेकंड कायरल सेंटर देखिए यहाँ पर बच्चों है H, यहाँ पर है CS3 और ये है बच्चों OH। OH को नंबर 1 मिलेगा। सेम चीज बच्चों ग्रुप यहाँ पर भी उसी तरीके से अटैच है, OH, CS3 और H। तो ये लाइन है बच्चों नंबर 2 की और ये ग्रुप हो जाएगा बच्चों नंबर 3। तब रोटेशन देखिए 1 2 3 का, तो 1 2 3 का रोटेशन है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, S कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि बच्चों लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेजेंट है, देन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन विल गिव S कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों ये हमें मिला 1s एंड 2s। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपाउंड दिया है जिसमें ये कायरल सेंटर है बच्चों और कुछ फीचर प्रोजेक्शन दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कि इन फीचर प्रोजेक्शन, गिवन फीचर प्रोजेक्शन में से कौन सा प्रोजेक्शन R कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो पहले बच्चों आप ध्यान से देख लीजिए कि इस कायरल सेंटर से जुड़े हुए एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट अगर देखें तो कायरल सेंटर से हाइड्रोजन, क्लोरीन, CS3 और बच्चों ये C2H5 जुड़ा हुआ है, C2H5, ये ग्रुप और एटम का अरेंजमेंट है। तो देख लीजिए सभी में यही चीज है कि नहीं है, H है, ठीक है, Cl है, CS3 है, C2H5, ये सही है बच्चों। H, CS3, C2H5 और Cl ये है बच्चों। यहाँ पर भी H, CS3, C2H5 ये ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर ये अरेंजमेंट सही नहीं है, तो ये तो पहले ही कट जाएगा क्योंकि यहाँ सेंटर कायरल है नहीं, तो ऑप्शन ऐसा बना दिया है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्लोरीन लगा है, ये नंबर 1 होगा, C2H5 प्रायोरिटी में सेकंड होगा और CS3 थर्ड होगा। अगर हम 1 2 3 की रोटेशन की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बच्चों ऐसे कॉन्फ़िगरेशन देता है जब लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बच्चों वर्टिकल लाइन पर है, ठीक है। अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करें तो ये नंबर 1 हो गया, ये बच्चों नंबर 2 हो गया, CS3 वाला बच्चों नंबर 3, ग्रुप वही है, नंबरिंग वैसे ही रहेगा, और ये हो गया बच्चों आपका नंबर 4। अब हम अगर रोटेशन की बात करें बच्चों तो 1 2 3 का रोटेशन क्लॉकवाइज है, और लेकिन बच्चों लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, ठीक है। तो LPG है बच्चों H लाइन पर। जब LPG H लाइन पर हो तो बच्चों क्लॉकवाइज रोटेशन देता है आपको S कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो दोनों सेम है, आपको बताना है R कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों देख रहे हो ये तो वायरल है नहीं, तो आंसर मिला आपको, ये चेक कर सकते हैं बच्चों, ये 1 और ये 2 और ये 3। तो 1 2 3 का रोटेशन अगर हम देखें बच्चों तो 1 2 3 का रोटेशन है बच्चों कैसा, क्लॉकवाइज, और लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों V लाइन पर। V लाइन इज द वर्टिकल लाइन, देन क्लॉकवाइज रोटेशन विल गिव R कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हमसे पूछा था R कॉन्फ़िगरेशन कौन है, हमने बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों कुछ एल्कीन हमें दिए हुए हैं, इनमें ये चेक करना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस एल्कीन में होगा। तो बच्चों आपको पता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कायरल सेंटर का होना जरूरी है। तो हम देख सकते हैं बच्चों ये पहला जो ऑप्शन है 3 मिथाइल 2 पेंटीन बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों हम। तो 5 कार्बन है बच्चों, ठीक है, और नंबर लिखा बच्चों 1 2 3 4 एंड 5। तो बच्चों 3 पर मिथाइल है, हमने लगाया, 3 पर मिथाइल आ गया, और डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है, तो डबल बॉन्ड बच्चों आ गया, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और बाकी ग्रुपों का हम अरेंजमेंट यहाँ पर करते हैं। तो बच्चों ये CS3 और ये CS2, और बच्चों यहाँ सभी बॉन्ड बने हुए हैं, एक H और CS3। तो जो देख लीजिए इस एल्कीन में कहीं भी कायरल सेंटर नहीं आ रहा है, कोई भी कार्बन इसमें कायरल नहीं है, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। अब बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं 4 मिथाइल 1 पेंटीन को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो 4 पर मिथाइल है बच्चों, लगा दिया हमने CS3,
CH3 और बच्चों एक H और CH2, तो 1 पर डबल बॉन्ड है, इसको भी बच्चों हमने यहाँ पर प्लेस किया CH2 और यहाँ पर एक H रहेगा। तो बच्चों देखिए क्या कोई कायरल सेंटर है, तो देखिए CH3 कोई भी सेंटर यहाँ पर कायरल नहीं है, जिसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। देखते हैं 3 मिथाइल पेंट 1 इन, इसमें कोशिश करते हैं बच्चों। 1 2 3 4 एंड 5, तो बच्चों 3 पर मिथाइल है, 1 पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो थर्ड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन ये कायरल सेंटर बन चुका है, क्योंकि इससे अटैच एक CH3 है, ठीक है। ये ग्रुप डिफरेंट है और इसके साइड ग्रुप डिफरेंट है। तो इस कायरल सेंटर से अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो एक ग्रुप CH3 लगा है, एक हाइड्रोजन है, एक है बच्चों CH डबल बॉन्ड CH2 और एक इस साइड ग्रुप लगा है बच्चों, क्या है CH2 CH3। तो कायरल सेंटर मिल चुका है बच्चों। तो ये वाला जो एल्कीन है, इसमें हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। तो जो देखिए यहाँ पर नॉमेनक्लेचर का भी यूज हो गया है, नेम से हमने स्ट्रक्चर बना करके देखा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है या नहीं मिलती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार IUPAC नॉमेनक्लेचर डायरेक्ट ही पूछा जाए, कई बार इनडायरेक्ट चीजें भी पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसे पूछा है विच कन्फॉर्मर ऑफ 2-फ्लोरोइथेनॉल इज मोस्ट स्टेबल। तो अगर आप देखिए ये फ्लोरीन और ये है 1 और ये 2, ठीक है बच्चों। तो 2-फ्लोरोइथेनॉल, इससे अटैच किया बच्चों हमने OH, ठीक है, और ये H2 और बच्चों ये हो गया H2, ठीक है। तो ये है बच्चों 2-फ्लोरोइथेनॉल। तो बच्चों हमने एक बात आपको बताई थी, तो यहाँ पर देखिए एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, गॉच और फुली एक्लिप्स दिए हुए हैं। तो एक बात बच्चों हमने आपको बताया था कि इनके बीच में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन पास होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, और जब जब स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ऐसे केसेस में गोच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। इन जनरल कन्फॉर्मर, जो कन्फॉर्मर एंटी होता है, एंटी स्टैगर्ड है बच्चों, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है तो गोच ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा केस बच्चों मैंने आपको बताया था। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, जैसे हम अगर बात करें बच्चों फ्रंट कार्बन की, तो फ्रंट कार्बन पर F और H और H का अरेंजमेंट है, और जो बैक कार्बन है उसमें OH और H और H का अरेंजमेंट है। तो ये बच्चों ये गॉच, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पूछ रहा है कि स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑल का पूछा है। बच्चों चूंकि डाइऑल है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, तो नॉर्मली चेयर कन्फॉर्मर ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन बच्चों इस 1,4 डाइऑल के केस में फिर से देखिए बच्चों, यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग चूंकि बोट फॉर्म है, बोट फॉर्म में 1,4 पोजीशन पास पास होती हैं, इसकी वजह से इसका बच्चों बोट कन्फॉर्मर ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो बच्चों नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के अराउंड Gi हो सकता है, ठीक है, और बच्चों इस डबल बॉन्ड के अराउंड Gi हो सकता है। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इससे अटैच दोनों एटम बच्चों क्या है, सेम है। तो अगर हम बात करें बच्चों n की वैल्यू 2 है और मॉलिक्यूल कैसा है, अनसिमेट्रिकल, तो उस केस में बच्चों नंबर ऑफ Gi क्या है बच्चों, 2 पावर n 2 पावर 2 क्या मिला बच्चों हमें, 4, ठीक है। तो आंसर आ गया बच्चों आपका सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है, जिसमें डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, और गिवन कंपाउंड है बच्चों आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम एक बात करें अगर, तो इसमें सिस और ट्रांस का कंपेरिजन चल रहा है। तो अगर आप बच्चों इसमें देखें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड, ठीक है बच्चों, तो ये H और यहाँ पर है बच्चों CH3 और CN, ठीक है। और अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर देखें इसमें ट्रांस वाला, तो ट्रांस आइसोमर बना बच्चों आपको कुछ इस तरीके से,
ठीक है, ये है बच्चों सिस फॉर्म और ये है ट्रांसफॉर्म। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर कंपैरिजन करें मेल्टिंग पॉइंट जैसे देखते हैं, तो जो मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री पर डिपेंड करता है और हर केस में ट्रांस स्ट्रक्चर का मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बात करें बच्चों, ट्रांस का सिस से ज्यादा होता है, क्योंकि ट्रांस मेल्टिंग पॉइंट बच्चों पैकिंग पर डिपेंड करता है। ट्रांस स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड टू बी मोर सिमेट्रिकल। तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ट्रांस का सिस से ज्यादा होगा, और ऐसे सभी ऑप्शंस है जिसमें ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज्यादा है। तो यहाँ से हम बच्चों हम अपना आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम कंपेयर करते हैं बच्चों डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो बच्चों जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अगर हम इसमें बात करें बच्चों, तो देखिए डाइपोल का डायरेक्शन की बात करें बच्चों, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ ऐसा बनेगा कि sp3 कार्बन से sp2 कार्बन की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इसका हेड पॉइंटेड होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों ये क्या है, Cn इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये इधर अपना इसका जो इलेक्ट्रॉन की पुलिंग की डायरेक्शन होगी वो साइनाइड की तरफ होगी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अगर तो म्यू जो है डाइपोल मोमेंट बच्चों ट्रांस का ज्यादा है देन सिस, क्योंकि इसमें बच्चों क्या है, एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और दूसरा ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग। तो बच्चों हमने एक केस आपको बताया था, जब एक ग्रुप डोनेटिंग हो एक विड्राइंग हो, उस केस में डाइपोल में बच्चों ट्रांस का सिस से ज्यादा होगा। और जब डाइपोल में ज्यादा है तो सेम चीज बच्चों आपको बॉइलिंग पॉइंट का भी रहेगा, ट्रांस ग्रेटर देन सिस। तो बच्चों आप देखिए डाइपोल मोमेंट अगर देखें जिसमें ट्रांस का ज्यादा है, तो बच्चों हमें मिला फोर्थ वाला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर तो सब सिस आगे है। तो डाइपोल में ट्रांस का ज्यादा है तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट भी ट्रांस का ज्यादा होगा। और मेल्टिंग पॉइंट बच्चों सिमेट्री पर डिपेंड करता है और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज्यादा होता है और स्टेबिलिटी भी बच्चों ट्रांस की सिस से ज्यादा है। तो हमें बच्चों आंसर मिला 4। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको बताना है अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिलेक्ट ई आइसोमर। बच्चों इजेड नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो हमें बताना है कि आइसोमर कौन सा है। बच्चों देखिए डबल बॉन्ड को हमने इंडिकेट किया हुआ है, तो जिस डबल बॉन्ड के अराउंड इजेड नॉमेनक्लेचर करना है। फिलहाल यहाँ तो बच्चों एक ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है। अगर इस थर्ड में देखें तो भी 1 है, लेकिन बच्चों ये जो फोर्थ वाला है इसमें आपको 2 डबल बॉन्ड दिखते हैं, लेकिन इंडिकेट ये किया गया है कि आपको इस डबल बॉन्ड के अराउंड इजेड बताना है। तो बच्चों देखिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है इजेड नॉमेनक्लेचर या आरएस नॉमेनक्लेचर के लिए सीआईपी सीक्वेंस रूल का यूज करते हैं, जो कि एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। तो बच्चों देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए इस डबल बॉन्ड पर ये सीधा ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों क्या कार्बन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा होता है, तो इसकी प्रायोरिटी हायर हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर अरेंजमेंट की बात करें तो बच्चों देखिए इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं H और H, तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, ब्रोमीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें बच्चों इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर मिला बच्चों फ्लोरीन कार्बन और हाइड्रोजन। बच्चों यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है बच्चों, तो ये 1 हो जाएगा। अब बच्चों 1 और 1 अपोजिट, अगर हायर प्रायोरिटी वाले बच्चों एटम या ग्रुप अपोजिट हैं तो वो होता है बच्चों ई आइसोमर, तो ये ई है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ई हो गया। अब बच्चों हम सेकंड को चेक करते हैं। तो बच्चों सेकंड में देखिए ध्यान से, यहाँ पर है कार्बन, ठीक है ना, इसमें क्या है कार्बन, और कार्बन से जुड़ा हुआ क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और बच्चों यहाँ पर भी ये क्या है कार्बन है। तो अगर आप अरेंजमेंट देखें बच्चों यहाँ पर हमें मिला CCH, C और HH, CHH, बच्चों कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ठीक है बच्चों यहाँ पर भी लेकिन कार्बन है। तो आप अगर आप डायरेक्ट देखो तो यहाँ पर क्या है बच्चों C डबल बॉन्ड O और H, तो हम तो बच्चों इसको ऐसे कंसीडर करते हैं C और ये H, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा होगा, तो अरेंजमेंट क्या मिल रहा है बच्चों आपको OOH का, ठीक है। तो इसमें जो अरेंजमेंट है बच्चों OOH का है, ठीक है, तो ये आपका हायर प्रायोरिटी बना, ठीक है। अब बच्चों आप यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये HHBr, तो ब्रोमीन HH, ठीक है। लेकिन बच्चों ब्रोमीन यहाँ पर भी है
तो ब्रोमीन CH मिला इस जगह पर, ठीक है। तो ब्रोमीन है, कार्बन है और हाइड्रोजन, तो ब्रोमीन CH मिला अरेंजमेंट। बच्चों क्या है कि ये नंबर 1 बनेगा, क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन कॉमन, यहाँ कार्बन मिला, यहाँ पर हाइड्रोजन मिला, तो यहाँ पर इस वाले बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो ये बच्चों दोनों सेम साइड है, हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप। तो ये बच्चों क्या बना, जेड कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ठीक है। हमें ई बताना था। तो बच्चों देखिए 1 और 2 में 1 ई है और 2 वाला क्या है बच्चों, जेड है। तो 2 तो कभी नहीं होगा, तो ये तो कट गया, ठीक है। और ये भी ऑप्शन में कट गया। अब बच्चों अब ध्यान दीजिए, 1 तो ठीक है, 1 वाला क्या है, ई है, 1 वाला ई है। अब हमें चेक करना है 3 और 4 में से, ठीक है। तो अगर हम एक को और चेक कर लें, थर्ड को चेक कर लेते हैं बच्चों। तो अगर हम थर्ड को चेक करें तो बच्चों यहाँ देखिए डायरेक्ट क्लोरीन लगा हुआ है, ये 1 हो गया। अब हम इस बॉन्ड की तरफ आते हैं, तो इस बॉन्ड में देखिए बच्चों ये कार्बन है, कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन और एक कार्बन यहाँ पर है। तो प्रायोरिटी आप देखिए तो CHH मिला, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन और बच्चों यहाँ पर भी कार्बन है। आप इसकी भी प्रायोरिटी चेक कर लीजिए। तो कार्बन से जुड़ा हुआ क्या है बच्चों, हाइड्रोजन। तो 3 जो अरेंजमेंट दिख रहे हैं इस कार्बन के, ये कार्बन कार्बन कॉमन हो गया। जब बॉन्डेड एटम कॉमन हो जाए तो नेक्स्ट बॉन्डेड एटम को देखते हैं। तो नेक्स्ट बॉन्डेड एटम क्या है, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन। और यहाँ पर अगर देखें कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन है, तो CHH। तो आप देख रहे हैं CCH, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो बच्चों ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये नंबर 1 हो जाएगा। अब 1 और 1 क्या है, सेम साइड, तो ये भी जेड हो गया। तो 3 वाला भी बच्चों जेड है, 3 वाला भी जेड है, तो ये भी कट गया। अब बच्चों 4th को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आंसर मिल चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं 4th को भी। तो यहाँ देखिए ड्यूटेरियम है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर बच्चों सेम है। जब एटॉमिक नंबर सेम हो तो हम मास नंबर को देखते हैं। तो ड्यूटेरियम का मास ज्यादा होने की वजह से ये नंबर 1 हो गया। अब बच्चों इसमें देखिए, तो यहाँ पर अगर हम प्रायोरिटी देखें बच्चों, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो बच्चों ये कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन, ठीक है। जब कार्बन कार्बन सेम हो गया दोनों जगह, तो नेक्स्ट बॉन्डेड एटम क्या है बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन। यहाँ मिल रहा है बच्चों आपको CCH, ठीक है। इसको अलग से बना के देख लेते हैं एक बार। तो जो ग्रुप है उसको देख लीजिए बच्चों। तो ग्रुप क्या है बच्चों, आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है इस तरीके से। ये H CH3 और CH3 इस तरीके से। तो पहला अरेंजमेंट क्या है बच्चों, CCH। और अगला अरेंजमेंट देखना चाहे तो बच्चों इस कार्बन से फिर हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ है, तो वो है HHH, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए बच्चों, इसमें क्या है बच्चों, ये है CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों CH CH और बच्चों ये CH3 और यहाँ पर कार्बन लगा है, यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है। तो पहला अरेंजमेंट हमें दिखा बच्चों क्या, CCH। बच्चों ये CCH और ये CCH मैच कर गया, यहाँ से पता नहीं चल पा रहा है। अब अगला अरेंजमेंट देखिए, तो अगले अरेंजमेंट में भी क्या है बच्चों, CCH, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, HHH है, तो इसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो 1 और 1 अपोजिट साइड क्या बनेगा, E। आंसर तो हालांकि बच्चों पहले मिल चुका था, लेकिन हमने यहाँ पर इसको कंफर्म कर लिया, चेक कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो आंसर मिला बच्चों आपको 3, जिसमें 1 और 4th वाले में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है बच्चों, E है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन बच्चों ब्यूटेन का गिवन है, ठीक है। ब्यूटेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन हमें दिया हुआ है और कह रहा है कि C2 को रोटेट किया जा रहा है। तो बच्चों C2 यहाँ जो नंबर लिखा है, C2 बैक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और बच्चों जो C3 है ये फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें रोटेशन कराना है बच्चों C2 और C3 बॉन्ड के अलोंग। और रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर रोटेशन कराना है और एंगल है बच्चों 120 डिग्री। बच्चों देखिए हम 120 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से डायरेक्शन से हम रोटेशन करवाते हैं बच्चों। और हमने क्या किया है, हमेशा की तरह बच्चों फ्रंट कार्बन को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब 120 का रोटेशन मतलब बच्चों क्या है, ये जो CH3 है, ठीक है ना, ये घूम करके H की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों CH3 यहाँ पर आ गया, ये H वाला इस H की जगह पर चला गया, ये H यहाँ गया और ये H घूम के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एंगल बच्चों चाहे फ्रंट कार्बन को हो या बैक कार्बन को हो, ये एंगल क्या है 120 डिग्री।
तो इस तरीके का अब जो कंफर्मेशन मिला ये क्या है बच्चों, ये गॉच है। तो हमें जो कंफर्मेशन मिला वो मिला गॉच कंफर्मेशन। तो आपसे ये पूछ रहा है द कंफर्मेशन फॉर्म्ड इज, तो अगर हमने 120 डिग्री से रोटेशन किया है तो कंफर्मेशन मिला बच्चों में गॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन का न्यूमन प्रोजेक्शन दिया हुआ है, इसमें x और y को आइडेंटिफाई करना है। तो जो देखिए CH3 Cl Cl CH2 CH3, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4 ये बच्चों 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन है, इसमें हमें x और y को पता लगाना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है कि अगर x हाइड्रोजन हो जाए तो y क्या होगा। इस तरीके से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में यही बात कर रहा है कि x जो है वो हाइड्रोजन है तो y क्या होगा। तो और फोर्थ में लिखा है कि x अगर क्लोरीन हो जाए, तो बच्चों ध्यान दीजिए इसमें 2 क्लोरीन तो पहले से हैं, 2 क्लोरीन पहले से गिवन है, एक अगला क्लोरीन तो हो नहीं सकता, 3 क्लोरीन तो है नहीं बच्चों यहाँ पर। यहाँ टोटल क्लोरीन कितने हैं, 2 ही हैं, तो फोर्थ की बच्चों यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी बात बच्चों एक क्लोरीन यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि अगर x हाइड्रोजन हो जाए तो y क्लोरीन होगा, क्योंकि बच्चों 2 क्लोरीन तो पहले से हैं तो तीसरा क्लोरीन यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही क्लोरीन होगा, तो आगे y में क्लोरीन की पॉसिबिलिटी नहीं बचती है। तो बच्चों सेकेंड और फोर्थ तो कट गया। अब आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट और थर्ड में से आंसर मिलेगा हमें। तो बच्चों देखिए दूसरा तरीका भी है, ना भी इसको क्रॉस करें, हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तो नहीं बताया कि किस बॉन्ड के अलाउंग हमने ये न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया है। तो जब ऐसी बात ना पता हो तो हम कार्बन 1 कार्बन 2 देखेंगे, C1 C2 का अराउंड देखेंगे, हम C3 C4 के अलाउंग भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर आइडिया नहीं है तो हम दोनों ही बॉन्ड को देख सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं C1 C2 बॉन्ड के अलाउंग देखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखिए C1 बॉन्ड में अगर देखें तो C1 बॉन्ड में क्या है, तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब बच्चों इसमें देखिए बैक कार्बन, तो बैक कार्बन में 2 क्लोरीन है और 2 क्लोरीन बच्चों यहाँ पर हैं, तो हमने इसको कंसीडर कर लिया बैक कार्बन और इसको कंसीडर कर लिया बच्चों हमने फ्रंट कार्बन, ठीक है। और बैक कार्बन पर क्या है, तो अगर बैक कार्बन पर देखें तो क्लोरीन और जो ग्रुप लगा है ये बच्चों कौन सा है, C2H5। तो ध्यान दीजिए अगर तो बैक कार्बन पर देखिए क्लोरीन और Y है बच्चों, क्लोरीन तो मिल गया, Y जो अननोन है कंपेयर करो, Y अननोन क्या है, Y अननोन क्या होगा बच्चों C2H5। अगर हम फ्रंट कार्बन को देखें बच्चों तो फ्रंट कार्बन पर हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, और फ्रंट कार्बन पर अननोन क्या है बच्चों X और X क्या है H है, ठीक है। तो X हो गया बच्चों हाइड्रोजन, तो Y क्या होगा C2H5। तो यहाँ पर कह दिया है कि अगर इफ X is H then Y will be, तो Y will be CH3 तो नहीं है बच्चों, तो Y will be क्या है कि बच्चा X is H then Y will be C2H5। तो ये इस तरीके से मैच करता है। अगर ये दूसरा क्वेश्चन बच्चों इसमें भी बन सकता था, ये C2C3 बॉन्ड के अराउंड भी इसमें कंफर्मेशन हम बना सकते थे, ठीक है। तो अगर इससे आंसर नहीं आता तो आप C2C3 से भी चेक कर सकते थे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, C2FClBrI के टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमें बताने हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए चूंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसमें, तो टोटल आइसोमर्स अगर हम देखें तो C2 के साथ बच्चों FClBrI, तो बच्चों फ्लोरीन एक को हमने फिक्स कर दिया और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में वेरिएशन होगा, ठीक है। तो इसके 3 अरेंजमेंट बने, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट ऐसा कि फ्लोरीन के सामने क्लोरीन हो सकता है, दूसरा अरेंजमेंट ऐसा बच्चों ब्रोमीन हो सकता है, और तीसरे अरेंजमेंट में बच्चों फ्लोरीन के सामने आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों इसमें चूंकि अगले जो डिफरेंट एटम बनेंगे वो होंगे बच्चों कौन से, ब्रोमीन और आयोडीन। तो डबल बॉन्ड में दोनों ही एटम डिफरेंट हैं, तो इसमें EZ बन जाएगा। तो बच्चों एक ये E और Z में हो सकता है, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर सेम तरीके से इसमें भी EZ E आइसोमर Z आइसोमर बन सकता है, और सेम चीज बच्चों यहाँ पर है, इसमें भी E आइसोमर और Z आइसोमर बन सकता है, ठीक है। तो हर एक फॉर्म में EZ आइसोमर बनेगा,
तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, टोटल 3 अरेंजमेंट से 6 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, डीएल कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है। बच्चों डीएल कॉन्फ़िगरेशन हम कार्बोहाइड्रेट्स और एमिनो एसिड्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए स्टैंडर्ड फीचर प्रोजेक्शन का होना जरूरी है, और स्टैंडर्ड फीचर प्रोजेक्शन में जो कार्बोहाइड्रेट दिया है उसमें CHO टॉप पर होता है। अगर हम बच्चों इसको 180 डिग्री से पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो टॉप जो है वो बॉटम पर आ जाएगा और बॉटम वाला टॉप पर चला जाएगा। ठीक है। और बच्चों CHO जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसमें जो OH है, जो राइट साइड वाले ग्रुप हैं वो लेफ्ट साइड आ जाएंगी। ठीक है। और जो राइट साइड वाले ग्रुप हैं, अगर हम इसमें देखें CH2OH जिससे अटैच है तो लेफ्ट वाला राइट बन जाता है। जब 180 डिग्री से पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, राइट वाला लेफ्ट बन जाएगा, टॉप बॉटम बन जाता है, बॉटम टॉप पे चला जाएगा। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है OH वो राइट साइड आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से राइट साइड वाला लेफ्ट साइड आ गया, तो जिससे जो कनेक्टेड है वो उनका अरेंजमेंट हमें देखना है। तो बच्चों देखिए हम नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3 और 4। अब हर कायरल सेंटर के अराउंड देखना है। तो बच्चों सेकंड पर देखिए तो 2L है और बच्चों 3 क्या है, 3D है। अगर OH बच्चों राइट साइड पर होता है तो D, OH अगर लेफ्ट साइड पर है तो वो क्या है बच्चों, L होता है। तो 2L और 2L 3D, 2L 3D आंसर मिला बच्चों हमें 4। तो हम हर कायरल सेंटर के अराउंड डीएल नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। वैसे तो डीएल जो लोवेस्ट कायरल सेंटर है उसके अराउंड करते हैं, और अभी मॉडर्न जो डीएल नॉमेनक्लेचर है उसमें बच्चों हम हर सेंटर पर भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मीजो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। बच्चों ब्यूटेन 2,3 डाइऑल है बच्चों, ये रहा। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। बच्चों मीजो के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री का होना जरूरी है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो पहली बात तो हमें स्टैंडर्ड फीचर बनाना है जिसमें वर्टिकल लाइन पर प्रिंसिपल चेन ऑफ कार्बन होना चाहिए। तो इसको बच्चों हम घुमा सकते हैं, इस तरीके से रोटेट करेंगे। तो रोटेशन के बाद हमें मिला बच्चों टॉप कायरल सेंटर तो वैसे ही रखना है। अब बच्चों अब क्या दिखेगा, ठीक है, CH3 तो आ गया बॉटम पर, OH आ जाएगा यहाँ पर ऐसे घूम के, और H यहाँ पर आ गया। बच्चों ये मीजो नहीं है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब बच्चों यहाँ देखिए सेकंड, ध्यान देना है ब्यूटेन 4 कार्बन चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन 4 से ज्यादा है क्योंकि इथाइल में 2 कार्बन, इथाइल में 2 कार्बन और एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, टोटल बच्चों इसमें 6 कार्बन है। तो ये ब्यूटेन डाइऑल नहीं है। इस चीज को भी ध्यान रखना है कि जो आपसे पूछा है वही हमें देखना है, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। ठीक है। थर्ड में देखिए बच्चों, थर्ड में भी हमें रोटेशन करना पड़ेगा। तो फ्रंट जो टॉप का कायरल सेंटर है उसमें तो ठीक है, इसमें लोवेस्ट वाला ग्रुप जो मतलब प्रिंसिपल चेन ऑफ कार्बन है वो वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए। तो बच्चों CH3 यहाँ आएगा, OH यहाँ पर आएगा और H घूम के यहाँ पर आ गया। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर हमें POS नजर आती है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो गिवन कंपाउंड बच्चों क्या है, मीजो होगा। तो आंसर मिला बच्चों 3। अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखें बच्चों, फोर्थ ऑप्शन में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट सवाल बच्चों इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछाता है, विच आर द फॉलोइंग शोज ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों आप देखिए कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल के लिए बच्चों डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और sp3 कार्बन के अराउंड अलोंग जो है बच्चों हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखनी है। तो ऑप्टिकल तो मिल रहा है लेकिन बच्चों यहाँ पर ज्योमेट्रिकल नहीं होगा क्योंकि इस डबल बॉन्ड से अटैच दोनों ही एटम क्या है बच्चों, सेम है। ये तो केस नहीं रहा। सेम बच्चों यहाँ पर देखिए सेंटर कायरल है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा लेकिन डबल बॉन्ड इनसाइड 6 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड इनसाइड 6 मेंबर रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है, तो ये भी आंसर नहीं रहा। ठीक है। अब बच्चों इसको देखिए, सेंटर कायरल है और डबल बॉन्ड, तो बच्चों आपको पता है, हमने आपको एक बात बताई थी कि डबल बॉन्ड इनसाइड 8 मेंबर रिंग, कम से कम 8 मेंबर रिंग से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनना स्टार्ट होते हैं। तो ये बच्चों 10 कार्बन का रिंग है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। तो इसमें GI भी है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों ही हैं। अगर बच्चों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर
सेंटर भी कायरल नहीं है, जीआई भी नहीं है और वाई भी नहीं है कि डबल बॉन्ड इनसाइड 6 मेंबर्ड, ठीक है। हाँ, जीआई दिख सकता है बच्चों, इसमें जीआई दिखेगा इसकी वजह से, इन क्लोरीन की वजह से, क्योंकि ये sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन होने के कारण इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सिस और ट्रांस बन सकता है, लेकिन ऑप्टिकल का कोई चांस इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें आंसर मिला बच्चों हमें 3। चलो बच्चों आप देखते हैं इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन TT6 के हैं, क्या क्वेश्चंस आए हैं। बहुत थोड़े से मतलब पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के ही क्वेश्चन से, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं है, आसान ही क्वेश्चंस हैं। होपफुली आपका पेपर अच्छा होगा। और चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इन क्वेश्चंस को, है ना, और देखते हैं कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये जो क्वेश्चन है जरूरी नहीं है जैसा आपको पेपर में आता है उसी सीक्वेंस में हो। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि जब आपको पेपर दिया जाता है तो वो रैंडमली आता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक सीक्वेंस में है जो हमें मिलता है, बाकी सारे बच्चों को रैंडम क्वेश्चंस मिलते हैं, रैंडम चीजें मिलती हैं। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपको जो जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन आपको पेपर में मिला हो उस सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही रहे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बोलूंगा उस पर ध्यान देना है, आंसर पे ध्यान। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर पे ध्यान देना है, ना कि किस सीक्वेंस में बोल रहा हूं उस पर। ठीक है, चलो शुरुआत करें। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस चीज की। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है which of the following is not correctly matched, which of the following is not correctly matched। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया which of the following is not correctly matched। आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास xenon 4f14 5d10 6s2, उसको बोला है ट्रांजिशन एलिमेंट। सेकेंड Rn 5f14 6d1 7s2 inner transition element। ठीक है, थर्ड Xe 4f14 5d10 6s2 6p6 7s2 representative element। and fourth Xe 4f14 5d2 6s2 d plus। ठीक, ये आपसे बोला गया कि आप इनमें बता दीजिए कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, नॉट करेक्टली मैच बोला है ना, क्या बोला है, नॉट करेक्टली मैच, व्हिच मींस इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्ट है ना, क्या बोला गया है, इनकरेक्ट पूछा गया आपसे। क्या होगा इनकरेक्ट बेटा? देखो पहला वाला क्या बोला है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जहां पर आपके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, लेकिन यहां पर तो कंप्लीट डी ऑर्बिटल है। अगर कंप्लीट डी ऑर्बिटल तो डी ब्लॉक एलिमेंट तो कहलाएगा, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाता है ना, बिल्कुल ही गलत हो जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, पेनल्टीमेट अल्टीमेट और अल्टीमेट सेल्स क्या होने चाहिए, मतलब एक एक करके ये वाले जो सेल्स होने चाहिए कंप्लीटली फिल्ड नहीं होनी चाहिए। तो देखो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, अगर कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है ना, ठीक है, तो आपका ये सही है कि इनर ट्रांजिशन मैच्ड है। नेक्स्ट आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो ये भी सही है। डी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीटली फिल्ड डी नहीं होना चाहिए और डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, तो डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही हैं। लेकिन इसमें अब दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत सिर्फ एक ही की आती है, वो दिक्कत कहां आती है, इसकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होगा बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होता है कि आपके पास डी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए। यहां पर डी क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, व्हिच मींस ये गलत है। हमें क्या निकालना है, नॉट करेक्ट, व्हिच मींस ये आंसर सही है, ऑप्शन गलत है। करेक्ट इनकरेक्टली मैच्ड है और आंसर ही हमारा सही है ना। चलिए नेक्स्ट
radius of second species, radius of second species is greater than the first species. ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रेडियस ऑफ द सेकंड स्पीशीज इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्पीशीज। अब बेसिकली सेकंड स्पीशीज की रेडियस कौन से ज्यादा होती है। अब यहां देखो, यहां से यहां इसमें चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली रेडियस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी सबको भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम, सोडियम से मैग्नीशियम जाने में साइज डिक्रीज करता है। एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ठीक है, और बेरिलियम सेकंड पीरियड एलिमेंट, तो ऑटोमेटिकली बेरिलियम का साइज छोटा रहेगा। अच्छा, लिथियम में +1 चार्ज है, बेरिलियम में +2 चार्ज है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज कंपैरेटिवली छोटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे। तो बेरिलियम का साइज, बेरिलियम 2+ का साइज लिथियम 2+ से क्या होगा, छोटा होगा। और साइज कैसा होना चाहिए, इसका बड़ा, इसमें इसका बड़ा, इसमें इसका बड़ा, तो यहां तीनों में ये हो गया, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, जहां पर सेकंड स्पीशीज का जो साइज है इज ग्रेटर देन फर्स्ट स्पीशीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करें। An elements IUPAC name is Untrium, ठीक है, तो belongs to ये पूछा गया कौन से उससे बिलोंग करता है, टू फर्स्ट S ब्लॉक, सेकेंड P ब्लॉक, थर्ड D ब्लॉक, फोर्थ F ब्लॉक। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास अनट्रियम है, बिलोंग्स टू कौन से, नेम है आपके पास, आपसे बोला है कौन से ब्लॉक में रिप्रेजेंट करता है। देखो इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, पहले तो निकाल लो नंबर क्या नाम है। तो अनट्रियम लिखा हो, अनट्रियम मतलब क्या जगह, अन मतलब 1, अन मतलब 1, ट्राई मतलब 3, ये हो गया आपके पास। अब इसको निकालना है, तो इसका एक सिंपल तरीका है, आपके पास मैजिक नंबर्स होने चाहिए। तो मैजिक नंबर्स क्या होते हैं, देखो मैजिक नंबर्स होते हैं आपके पास 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, these are the magic numbers। ये सारे के सारे क्या है, मैजिक नंबर्स। अब मैजिक नंबर्स क्यों है, क्योंकि ये सारे के सारे इनर्ट गैसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, इनर्ट वाले लेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहां से यहां तक, अब ये जो ग्रुप होगा ये कौन सा होगा, ये 18th, ये 18th पीरियड होगा, सॉरी 18th ग्रुप होगा। अब 18th के बाद 117 पे कौन सा ग्रुप आएगा, 19th, 116 पे कौन सा ग्रुप आएगा, सॉरी 18th के बाद 17th, 16th, अगर 115 की बात 15th, 114 की बात करें 14th, 113 की बात करें 13th। तो इस 113 पे 13th ग्रुप आ रहा है। 13th ग्रुप का मतलब क्या है, आपके पास कौन सी फैमिली, बोरॉन फैमिली है ना, आपके पास कौन सी फैमिली आ जाएगी, बोरॉन फैमिली। और बोरॉन फैमिली किसका पार्ट होती है, पी ब्लॉक का पार्ट होती है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, पी ब्लॉक। अब आंसर क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक। क्यों, क्योंकि अनट्रियम निकाला आपने, अनट्रियम पी ब्लॉक का पार्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि 118 पे 18th ग्रुप है, ठीक है, तो 113 पे कौन सा ग्रुप होगा, 13th ग्रुप। अगर 113 पे 13th ग्रुप है तो कौन सा पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि 13th ग्रुप इज बोरॉन फैमिली, और बोरॉन फैमिली किसका पार्ट है, आपका पी ब्लॉक का पार्ट है ना, बोरॉन फैमिली किसका पार्ट है, पी ब्लॉक का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आसान क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 6th period which have one or more than
1 4d इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट 10, सेकेंड 16, थर्ड 32 एंड फोर्थ 0। ठीक है, अच्छा जब हम 6 पीरियड की बात करते हैं, 6 पीरियड एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो शुरू होती है 6s2 से। ठीक है, 6s2 से शुरू होती है, मतलब उससे पहले तो भरा ही रहेगा, लेकिन उससे पहले कौन सा जाएगा, 5th पीरियड आ जाएगा। तो 6s2 से सिर्फ 6th पीरियड वाली शुरू होती है। 6s2 तो उसमें क्या होगा, 6s से शुरू होगी, उसमें 5d आएगा, उसमें 4f आ सकता है और उसमें 6p आ सकता है। ये सारे के सारे किसमें आएंगे, 6th पीरियड वाले में, सारे के सारे किसमें आएंगे, 6th पीरियड वाले में। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट होंगे 6th पीरियड में। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6th पीरियड में। अब इलेक्ट्रॉन देखो, 6s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 10, इसमें कितने आएंगे 14, इसमें कितने आएंगे आपके पास 6। ठीक है ना, ये आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, व्हिच मींस क्या हो जाएगा, 32 एलिमेंट्स। अगर टोटल 32 एलिमेंट्स हो गए हैं इसमें, अगर टोटल 32 एलिमेंट्स हो गए इसमें, तो अब ये बताओ कि अगर 32 एलिमेंट्स हैं तो 32 एलिमेंट्स के बेसिस पे कितने 32 एलिमेंट्स हैं। अब क्या 6th पीरियड के सारे 32 एलिमेंट्स में 4f में एक इलेक्ट्रॉन्स होगा? बेटा अगर मेरा 5d भर रहा है, अगर मेरा 5d भर रहा है तो 4d तो डेफिनेटली भर रहा होगा ना, क्योंकि मेरा 4d तो इससे पहले भर जाएगा, 4d तो इससे पहले भर जाएगा। तो अगर मेरा 5d भर रहा है या मेरा 6s भर रहा है तो 4d तो डेफिनेटली भर रहा है। क्यों? क्योंकि 4d भरने के बाद ही मैं 6s को भरना शुरू करूंगा। ये बात समझ आती है? 4d भरने के बाद ही मैं 6s को भरना शुरू करूंगा, व्हिच मींस जितने एलिमेंट्स 6th पीरियड में हैं, जितने भी एलिमेंट्स 6th पीरियड में हैं, सब में 4d इलेक्ट्रॉन्स, मिनिमम एक 4d इलेक्ट्रॉन्स होगा। वैसे तो सारे के सारे 4d इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन 4d इलेक्ट्रॉन्स जरूर होगा। और अगर उसमें 4d इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 32 एलिमेंट्स जिनमें 4d इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बात समझ आती है? कहना क्या चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं कि जब आप 6th पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो यहां पर एक इनर्ट गैस लिखोगे और उसका लिखोगे 6s2 5d 4f 6p। इन सब में आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। ठीक है, 6th पीरियड की। ठीक है, अच्छा अगर 6th पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से शुरू होती है, ठीक है, जैसे फर्स्ट पीरियड की यहां शुरू होती है 1s से, सेकंड पीरियड यहां शुरू 2s से, थर्ड पीरियड यहां शुरू 3s से, तो वैसे ही 6th पीरियड यहां से शुरू होती है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 32 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच मींस 6th पीरियड में, सिर्फ 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स आएंगे। हर इलेक्ट्रॉन का एक एलिमेंट, हर इलेक्ट्रॉन का एक एलिमेंट, तो 32 एलिमेंट्स आएंगे। अगर 32 एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर 32 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो क्या हर एलिमेंट में 4d भरा होगा? बिल्कुल भरा होगा, क्योंकि अगर मैं यहां पर 6s भर रहा हूं तो मैंने 4d ऑलरेडी भर दिया होगा। 4d किसमें भर गया होगा, 4d 5th पीरियड में ही भर गया होगा। 4d किसमें भर गया होगा, 5th पीरियड में ही भर गया होगा। तो इसमें सारे के सारे 4d इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फिल्ड होंगे। तो उसने क्या बोला है, 1 और मोर देन 1 4d इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 4d पूरा का पूरा फिल ही है तो मोर देन 1 ही हुआ, तो डेफिनेटली बात है कि सारे के सारे 32 एलिमेंट्स में 4d कंप्लीटली फिल्ड होगा। और अगर सारे के सारे 32 एलिमेंट्स में 4d कंप्लीटली फिल्ड है तो फिर इसमें नंबर का आंसर क्या होगा, 32। आंसर क्या हो जाएगा, 32, है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Question number 5. Which of the following is electron deficient? आपसे पूछा गया which of the following is electron deficient। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा? पहला ऑप्शन है आपके पास SiH3 4 twice। नेक्स्ट है आपके पास BH3 4 twice, थर्ड आपके पास BH3, फोर्थ आपके पास CH3 4 twice। ठीक है, तो बस आपका स्ट्रक्चर बना तो SiH3 का 4 twice का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये BH3 का 4 twice का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। ठीक है, अच्छा BH3 का 4 twice स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, और CH3 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स,
इसके पास भी सेंटर, इसके पास भी सेंटर एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन अब बात जब हम BH3 की होल्ड ट्वाइस की करते हैं तो वहां 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि ये पार्शियली मोमेंटरीली शिफ्ट कर रहा होता है, कभी यहां होता है, कभी यहां होता है, कभी यहां होता है, कभी यहां होता है, तो मोमेंटरीली शिफ्ट हो रहा होता है। और जब ये मोमेंटरीली शिफ्ट करेगा, विच मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, तो क्या करता है, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो कभी यहां है, कभी वहां है, विच मींस डेफिशिएंसी ऑलवेज रहेगी। हमेशा उसके पास क्या रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे, इस बॉन्ड का और एटलीस्ट एक बॉन्ड, इन दोनों में से एक बॉन्ड का, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं रहेंगे, विच मींस डेफिशिएंसी रहेगी। और डेफिशिएंसी रहेगी तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, BH3 का होल ट्वाइस। डेफिशिएंसी रहेगी तो BH3 का होल ट्वाइस विल बी द आंसर। नेक्स्ट, which of the following क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following has unpaired electrons, has unpaired electrons? First NO2, second O2, third B2, fourth all of these. ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो NO2 का स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में आता है ना, किस में आता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में, ठीक है। ये किसका पार्ट है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का पार्ट है। और जब ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का पार्ट होगा तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल होगा, है ना। O2 की बात करें तो O2 आपको पता है MOT के थ्रू इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन निकलता है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 16, अगेन ऑड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, B2 की बात करें तो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसमें भी क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होगा। क्यों, क्योंकि MOT में हमने पढ़ा था कि दो ही ऐसे इवन फोर्सेस हैं, इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं, जहां पर आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन, आपके पास अनपेड होगा, वो है 16 और 10, जहां पर पैरामैग्नेटिज्म आएगी। ये चीज हमने MOT में पढ़ी थी, है ना, नीड नॉट टू डिस्क्राइब मोर, बस आपको ये चीज याद होनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, है ना। Next, question number 6, question number 7. The tendency of BF3, BCl3, BBr3, ठीक है, to behave as Lewis acid decreases in the sequence ठीक है। इसका आपको डिक्रीज इन लुईस एसिड कैरेक्टर बताना है। अब लुईस एसिड कैरेक्टर मतलब क्या है, अब जब हम BF3 की बात करते हैं तो BF3 में एम्प्टी ऑर्बिटल है, सॉरी यहां पर एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, BCl3 में भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, और BBr3 में भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब जब आप एम्प्टी ऑर्बिटल देखते हैं तो आप ये डेफिनेटली बता सकते हैं कि किसमें ज्यादा लुईस एसिड कैरेक्टर हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो रही होगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो रही होगी बहुत ही वीक, और यहाँ पर तो बहुत ही वीक, इन सब में सबसे वीकेस्ट, जिसकी बैक बॉन्डिंग वीकेस्ट होगी उसका लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, BBr3 का, उसका किसका होगा, BCl3 का, उसके बाद किसका होगा, BF3 का। सबसे कम BF3 का, उसके बाद BCl3 का, उसके BBr3 का, क्योंकि बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो गया, आपका लुईस एसिड कैरेक्टर डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो इसमें आंसर है आपका सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जहां पर आपको देखा BBr3 सबसे ज्यादा, उसके बाद BCl3, उसके बाद BF3, ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स
शो मैक्स डाइपोल मोमेंट। ठीक है, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन आपके पास थर्ड ऑप्शन आपके पास फोर्थ ऑप्शन आपके पास ऑल द सेम। तो सेम तो नहीं होगा क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट है म्यू है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा थीटा होता जाएगा म्यू कम होता जाएगा। अब थीटा कैसे इसमें 180 है तो सबसे कम इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें सबसे कम एंगल इसमें क्योंकि कितना एंगल है 160 डिग्री। तो ये आपको बताया गया कि जब आप डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो आपको क्या करना है, म्यू के आप थीटा के अपोजिट देख लो, जिसका सबसे कम थीटा होगा उसका सबसे ज्यादा म्यू होगा। तो सबसे कम थीटा किसका है, इसका सबसे कम थीटा है, तो सबसे ज्यादा म्यू किसका होगा, उसी का सबसे ज्यादा म्यू होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। आंसर क्या हो जाएगा आपको 1। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है ना, म्यू इक्वल्स टू μ1 स्क्वायर म्यू नेट इक्वल्स टू μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, है ना, ये रहता है। तो इसके बेसिस पे हम निकाल लेते हैं आपका सिंपल सा आंसर कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड इफ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जितना कम एंगल उतना ज्यादा आपका डाइपोल मोमेंट। Question number 8. Question number 8 पूछा गया, in which of the following pair the first molecule has in which of the following pair first molecule has higher bond angle than the second one। And second one, ठीक है। ऑप्शन दे रखे आपको, फर्स्ट HCF2 HCF4, सेकेंड ICl4 minus ICl3, थर्ड CO2 CO3 2 minus, फोर्थ ऑल। ये आंसर दे रखे, ऑप्शन दे रखे है ना, इसके बेसिस पे निकालना। देखो कैसे निकालेंगे, इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो HCF2 का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से, दिस इज HCF2, और HCF4 का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, HCF4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो HCF2 में, तो आपको क्या बोला है, फर्स्ट मॉलिक्यूल हैज द हायर बॉन्ड एंगल देन द सेकंड। बिल्कुल सही बात है, पहले वाले में होगा, पहले वाले में होगा, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ICl4 और ICl3 में देखिए, ICl4 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो यहां पर बना लेते हैं। सॉरी 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ICl4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो ICl4 का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से, Cl Cl 90 डिग्री, है ना। जबकि ICl3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ICl3 का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, और ये बेंड करेगा, ये बेंड करेगा, तो ये बेंड टी शेप बनाता है। कैसा बनाता है, बेंड टी शेप। और जब ये बेंड टी शेप बनता है तो बॉन्ड एंगल मैंने आपको बताया है कि अराउंड 87 डिग्री तक जाता है। बॉन्ड एंगल कहां जाता है, 87 डिग्री तक। तो यहां पर तो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है, यहां पर 87 डिग्री बॉन्ड एंगल है, तो बिल्कुल ये भी सही है। फर्स्ट वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा, सेकंड वाला बॉन्ड एंगल कम। थर्ड वाला में तो ऑटोमेटिकली आप बता सकते हो क्या होगा, दिस इज 180 डिग्री CO2 एंड CO3 2 माइनस क्या होगा, दिस इज CO3 2 माइनस, ठीक है ना, 120। इस तरह से बॉन्ड एंगल होगा, तो ऑब्वियसली 80 डिग्री वाला सबसे 180 डिग्री वाला सबसे ज्यादा होगा, तो तीनों के सबसे ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर क्या आंसर क्या होगा, 4। क्योंकि आपके पास हर तीनों केस में क्या हो रहा है कि फर्स्ट वाले का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, सेकंड वाले का बॉन्ड एंगल कम है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा, है ना। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चंस, लेकिन बेटा फायदे के क्वेश्चंस है, क्योंकि यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स शॉर्टेस्ट NO बॉन्ड, सबसे शॉर्टेस्ट NO बॉन्ड किसमें होगा? ठीक है, पहला फर्स्ट आपके पास NO, सेकेंड आपके पास है NO2 माइनस, थर्ड आपके पास है NO3 माइनस और फोर्थ आपके पास है NH2OH। ये आपके पास जब इस तीनों को स्ट्रक्चर बनाते हो तो NO का बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5, MOT से निकल जाएगा, है ना। NO2 माइनस MOT से निकाल सकता है, लेकिन हम बना सकते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो NO2 माइनस। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस कभी इधर कभी इधर। अगर ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में जाता है, टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, और कितने ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूटर है, 2 ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूटर है। कितने ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूटर है, 2, तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, 1.5। तो NO2 का माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.5। NO3 माइनस का देखो, NO3 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, सिंपल सा चीज है, कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से। अब यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, सिंपली देखो कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड्स हैं। कितने ऑक्सीजन में डिवाइड हो रहे हैं, कितने ऑक्सीजन में डिवाइड हो रहे हैं, 4 ऑक्सीजन में डिवाइड, 3 ऑक्सीजन में, तो 4 बॉन्ड्स 3 ऑक्सीजन में डिवाइड हो, तो 1.33 बॉन्ड आ रहा है ना। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस करेगा बेटा, यहां भी रेजोनेंस में जाएगा, यहां भी रेजोनेंस में जाएगा, सब जगह रेजोनेंस में जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये बोले कि मेरे पास डबल बॉन्ड रख दो और इसके पास सिंगल बॉन्ड रखो। क्यों, क्योंकि तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर तीनों में डिफरेंस नहीं है तो कभी ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ बनेगा, कभी ये वाला सिंगल बॉन्ड इसके साथ बनेगा। तो ऐसा हो रहा होगा तो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। और रेजोनेंस हाइब्रिड का बॉन्ड कैसे निकालते हैं, टोटल बॉन्ड्स देखो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड्स कितने ऑक्सीजन की वजह से बन रहे हैं, 3 ऑक्सीजन में बन रहे हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 1.33। NH2OH वाला तो सिंपल होगा कि सिंपल बॉन्ड बन रहा है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। दिस विल बी सिंगल बॉन्ड है, ये तो सिंगल बॉन्ड है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर NO का, अगर सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर NO का, सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी, NO की हो जाएगी। सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी, NO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉन पोलर। आपसे बोला गया कौन सी स्पीशीज नॉन पोलर है, ठीक है, लेकिन उसमें पोलर बॉन्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन उसमें और एक दो चीजें हैं, नॉन पोलर है लेकिन पोलर बॉन्ड्स हैं और लोन पेयर है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये तीनों क्राइटेरिया पूछे गए आपसे। पहला CO2, ऑप्शन दिया CO2। क्या CO2 में पोलर बॉन्ड्स हैं, बिल्कुल। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पोलर बॉन्ड्स होंगे, क्या वो नॉन पोलर है, बिल्कुल नॉन पोलर है। क्योंकि क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। अगर इस तरह से जाएगा तो इधर नेगेटिव उधर नेगेटिव, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज कैंसिल हो गए, न्यूट्रल हो गया, नॉन पोलर हो गया। तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है लेकिन बॉन्ड्स पोलर है, ठीक है। तो और लोन पेयर है क्या सेंट्रल एटम पे, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। लोन पेयर भी देखना सेंट्रल एटम पे, कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है। SF4 की बात करें तो SF4 में क्या हो जाएगा, F लोन पेयर। क्या ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, बिल्कुल नहीं, ये मॉलिक्यूल कभी भी नॉन पोलर नहीं हो सकता। हमें मॉलिक्यूल नॉन पोलर चाहिए, नॉन पोलर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो रहा है लेकिन ये ओवरऑल जो बाकी वाला है वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो मॉलिक्यूल पोलर है, तो ये आंसर नहीं होगा। थर्ड HCF4, थर्ड क्या आपके पास, HCF4 कैसा होगा, देखो कुछ इस तरह से HCF4 होगा। क्या मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, बिल्कुल है। क्या पोलर बॉन्ड्स हैं, बिल्कुल है। क्या इसमें सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, बिल्कुल है। तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है और बॉन्ड्स क्या है, पोलर है, तो बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा आपका। फोर्थ भी देख लेते हैं एक बार, CCl4 तो सबको पता ही है, CCl4 इज नॉन पोलर, है ना। CCl4 क्या है, नॉन पोलर है, पोलर बॉन्ड्स है लेकिन सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि कौन से प्रोसेस में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रही है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस एंड मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेस, मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेस, ये बताना है आपको कौन से प्रोसेस में। तो पहला प्रोसेस आपके पास N2 से N2+। अब अगर ध्यान से देखो तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, है ना। अच्छा 14 इलेक्ट्रॉन्स है 13। अब यहां से यहां जाने में क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर तो डिक्रीज कर रही है, तो ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता। 14 इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है 3 और 13 इलेक्ट्रॉन की 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है, डिक्रीज, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें देखना है क्या, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड में आपके पास
C2 से C2 प्लस। अब इसमें कितना होगा 12 11। अगेन बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड O2 से O2 प्लस। अब अगर इसमें देखो तो इसमें 16 इसमें 15, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज कर रहा है, बट क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज कर रही है, नहीं। ये भी 16 मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक है और ये भी पैरामैग्नेटिक है, दोनों ही पैरामैग्नेटिक है, तो इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज का मतलब क्या होता है, पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक जाना, डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक जाना। अब ऐसा इसमें केस में नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों ही पैरामैग्नेटिक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फोर्थ आ जाएगा नन। तो आंसर क्या होगा आपका, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा आपका, नन ऑफ दीज, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कि अगर आपके पास O2 से O2 माइनस में चेंज हो रहा है, अगर आपके पास O2 से O2 माइनस में चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में आ रहा होगा। तो इसका हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर आप डायग्राम बनाएं तो आप ये देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कुछ, इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होता है, देखो, ठीक है ना। तो यहां पर होता है। अब जब नीचे पे देखोगे तो नीचे पे आपके पास दो और आ जाएंगे, यहां पर, ठीक है, और फिर नीचे पे एक और, ठीक है। मैं सारे नहीं भरूंगा, बस आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं कि जब 16 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो यहां पर भी भरा रहता है, ये 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 भी भरा रहता है, ये, ठीक है। तो O2 में इस तरह से फिलिंग होती है ना, O2 में कुछ इस तरह से फिलिंग होती है। अब O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहां आएगा, यहां आएगा। अब इसको क्या बोलते हैं हम, पाई स्टार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, पाई स्टार। इसको क्या बोलते हैं हम, पाई स्टार, व्हिच मींस इलेक्ट्रॉन विल बी एंटरिंग इनटू पाई स्टार, है ना। तो पाई स्टार में एंटर करेगा तो ऑप्शन आपका सेकंड है, यहां पर लिखा है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, ठीक है ना। ऑप्शन लिखा है तो पाई स्टार 2px, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बस बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ही था, एंड होपफुली आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। एंड जम के तैयारी करो, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, ठीक है, और मेहनत करते रहो ताकि आपका रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।